गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? अच्छे हैं? आज आप पढ़ रहे हैं ग्रामर के टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन इंग्लिश के ग्रामर से स्टार्ट करते हैं। देखिए ग्रामर के बारे में, जैसे आप देख रहे हैं स्पेलिंग GRAMMAR, मैं स्पेलिंग और लिख रहा हूं, आप बताएं कौन सी सही है इनमें से। ऊपर वाली सही है, ये गलत है। क्यों? ये गलत क्यों है? इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आएगा बताएं? इसी ग्रामर आएगा। अच्छा, और इसका कलर पे का कितनी मतलब? ओके, दोनों में अंतर आया, तो इसका मतलब ये सही है। चलिए देखते हैं आगे। ग्रामर के अंदर आता है क्या क्या आता है? पहली चीज तो ग्रामर आती है। अब ग्रामर की डेफिनेशन क्या हो सकती है? क्या क्या आता है इसमें? बहुत सी चीजें आती है ना। तो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। वेरी गुड, गिव्स, याद है? मेन सेंस, मेन क्यों होगा, कंप्लीट क्यों नहीं हो सकता? मेन होगा या कंप्लीट होगा? कंप्लीट होगा ना। मेन सेंस मुख्य सोर्स देगा या पूरा सोर्स दे देगा? उसका पूरा अर्थ देगा ना, या मुख्य अर्थ देगा? कंप्लीट अर्थ देगा, मतलब पूरा अर्थ देगा। जैसे हमने एग्जांपल लिखते हैं, आई एम टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या क्या है। आई जो कि सब्जेक्ट है, एम जो कि हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग जो कि मेन वर्ब है, इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद इन क्या है, प्रीपोजिशन है, द क्या है, आर्टिकल है, और क्लास क्या है, नाउन है। ठीक है, तो इसको हमने कितने भागों में बांटा? 1 2 3। ठीक है, आई तो हो गया सब्जेक्ट, एम हुआ हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग हुआ मेन वर्ब, क्योंकि मुख्य रूप से काम उसमें वही हो रहा है, पढ़ाने का हो रहा है। उसके बाद इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये क्यों है? क्योंकि सीधा मेन वर्ब के बाद आ रहा है। उसके बाद का जो हिस्सा है आपके पास, इन द क्लास, ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा आपका? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आया? ओके सर, ओके। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए आगे नेक्स्ट चीज है आपके पास सेंटेंस। अब सेंटेंस में क्या होता है देख लेते हैं। सेंटेंस में क्या होता है? हाँ देखते हैं, डेफिनेशन देखेंगे और इसके बारे में समझेंगे। जैसे इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives us a complete sense। ठीक है, अब इन दोनों में बताना मुझे क्या अंतर है। जैसे मैं कहता हूं राम इज ए गर्ल, या मैं कहता हूं रमा इज ए बॉय। दोनों सही है ना? अपने पास सब्जेक्ट भी आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब भी आ रही है, आर्टिकल भी आ रहा है और नाउन भी आ रहा है, तो सही हो जाना चाहिए दोनों। फिर तो ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए। दो सही है या नहीं है? नॉट एट ऑल। व्हाई? व्हाई इट इज नॉट करेक्ट? देन विच इज रॉन्ग? विच इज रॉन्ग, फर्स्ट वन और सेकंड वन? बोथ आर रॉन्ग। देन व्हाट विल बी द करेक्ट वन? व्हाट विल बी द करेक्ट वन? Okay, Ram is a boy, okay, and Rama is a girl. Very good. It means if a sentence is not producing a complete sense, it means सेंटेंस में
जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं उसके अंदर आपके हर वर्ड का अलग अलग मीनिंग आना चाहिए, और जब वो सेंटेंस जुड़कर विभिन्न शब्दों से मिलकर एक सेंटेंस बना रहा है तो उस सेंटेंस का भी अर्थ मिलना चाहिए अपने को, जो कि प्रॉपरली ये बता दे कि अपना सेंटेंस पूरा हो गया। काम कौन सा कर हो रहा है, कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है और किसके द्वारा हो रहा है। चारों क्वेश्चन का थे, कौन कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्या कर रहा है। ठीक है, जैसे फादर इज वॉचिंग टीवी। अब क्या ये सेंटेंस पूरा हो गया? इज दिस सेंटेंस कंप्लीट? व्हाई इट इज नॉट कंप्लीट? ये पूरा क्यों नहीं हुआ? क्या कारण है? क्या? हाँ, व्हाट इज मीनिंग? हाँ, इन होम होना चाहिए, और अगर इन होम में नहीं लिखता हो तो, अगर मैं टीवी फिनिश कर दूं तो सेंटेंस तो पूरा हो गया ना। सब्जेक्ट भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, मेन वर्ब भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया। फिर ये इन होम लिखना जरूरी क्यों है? वेरी गुड, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसलिए। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड, लेट्स मूव फर्दर। Now we will see the different parts of sentence. See the parts. I am watching TV in the room. Okay, we are having few parts. Let's see what they are. Okay, this one is the subject, then helping verb, then main verb, then object, then preposition, then article, then noun. Okay, this whole part is also called object, है ना? But it can be divided into these two. In that case, this will be direct object and this will be indirect object. Okay ना? Okay. Let's see what the subject is. Let's see what the subject is. Subject is, it is a doer. Doer means one who does any work. It is a doer in the sentence which performs a verb. क्या मतलब हुआ कि यह सब्जेक्ट में वह व्यक्ति होता है, यानी करता होता है, जो कि किसी भी कार्य को उस सेंटेंस में करता है। जैसे अगर मैं कहता हूं यू आर हैविंग क्लास, क्या मतलब हुआ इसका? आप क्लास ग्रहण कर रहे हैं, या आप क्लास दे रहे हैं, या आप क्लास अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो काम कौन कर रहा है इसमें? आप खुद कर रहे हैं। तो यू क्या हुआ? वह व्यक्ति जो कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस में, उस निश्चित सेंटेंस में उस पर्टिकुलर वर्क को कर रहा है, उस पर्टिकुलर काम को कर रहा है, उसे कहेंगे आप सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में क्या हुआ? यू हुआ आपका सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? ओके, लेट टिल दिस पॉइंट आर यू क्लियर? ओके, आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव रिटन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लिखा था मैंने। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और हेल्प किस चीज में कर रहा है? ये देखो, जैसे कि नाम है हेल्पिंग। हेल्पिंग बना हेल्प से। हेल्प मतलब होता है सहायता करना या मदद करना। क्या कर रहा है? सहायता कर रहा है। किसकी कर रहा है? वर्ब की। वर्ब मतलब क्रिया। अब क्रिया की सहायता कर रहा है तो सहायक क्रिया हो गया, है ना? अब सहायक क्रिया तो है, लेकिन सहायता किसकी कर रहा है? सब्जेक्ट की कर रहा है, वर्ब की कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब की कर रहा है, मेन वर्ब की कर रहा है, ऑब्जेक्ट की कर रहा है। किसकी कर रहा है सहायता? सहायता कर रहा है किस चीज के लिए? किस चीज में सहायता कर रहा है? दोनों की, इन दोनों की सहायता किस चीज में कर रहा है? सब्जेक्ट और मेन वर्ब की सहायता हेल्पिंग वर्ब किस चीज में कर रहा है?
हेलो सर जी, आवाज नहीं अच्छे को आ जाती है कोई नेटवर्क प्रॉब्लम। हेलो हेलो द टेंस और फॉर्म किसका ऑफ द सेंटेंस। देखिए कैसे, जैसे हमने एग्जांपल लिखा, बॉय इज राइटिंग लेटर इन द क्लास। ओके, यहां पर क्या किया मैंने, बॉय के द्वारा काम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है कि वो राइटिंग कर रहा है, किस चीज की, लेटर की, और कहां कर रहा है, क्लास में कर रहा है। तो ये वर्ब का क्या, सब्जेक्ट, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, दिस इज मेन वर्ब। ओके, देन ऑब्जेक्ट, देन प्रीपोजिशन, आर्टिकल एंड नाउन। ठीक है, अब ये हेल्प कर रहा है किसकी, इसकी भी कर रहा है और इसकी भी कर रहा है। ठीक है, इस हेल्प किसकी कर रहा है, राइटिंग की भी कर रहा है और बॉय ही कर रहा है, मतलब बॉय को भी सपोर्ट दे रहा है कि आपको क्या करना है, और काम जो हो रहा है उसको भी सपोर्ट कर रहा है कि काम कौन कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है कि ये बताना कि सेंटेंस जो आपने लिखा है वह किस टेंस में है और टेंस के किस पार्ट में है, जिसे आप फॉर्म कहते हैं। जैसे आपने देखा कि ये प्रेजेंट टेंस में है। अब प्रेजेंट टेंस में 4 पार्ट होते हैं ना, सिंपल भी होता है, कंटिन्यूअस भी होता है, परफेक्ट भी होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस के किस पार्ट में है, तो किस पार्ट में है, वो कंटिन्यूअस में है। और कंटिन्यूअस के अंदर फिर 4 पार्ट होंगे, कौन से होंगे, अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा और इंट्रो नेगेटिव भी हो जाएगा। तो यहां पर बस कौन सा पार्ट है, ये अफर्मेटिव है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव का सेंटेंस दिखाया गया बने। ठीक है, क्लियर है, एनी डाउट्स, कोई डाउट है बेटा? ओके, लेट्स सी अहेड, आगे देखते हैं आप। इसके बाद है आपका अगला पार्ट, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब का मतलब हुआ मुख्य क्रिया, मतलब मुख्य रूप से की गई क्रिया, और मुख्य रूप से क्रिया कहां हो रही है, सेंटेंस में हो रही है। तो इट इज एन एक्ट ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं, टीचर टीचेस इंग्लिश इन द बैच। ओके, अब टीचर कौन सा काम हो रहा है, कर रहे हैं टीचिंग का, किनको, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कैंटीन लिख रखा, लेकिन टीचर टीचर्स, टीचर पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश। कहां पर, इन द बैच, बैच के अंदर इंग्लिश पढ़ाते हैं, मतलब टीचर एक बैच के अंदर इंग्लिश पढ़ाते हैं। ठीक है, तो काम कौन सा हो रहा है, केवल पढ़ाने का ही काम हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या आएगा, मेन वर्ब, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर पर्टिकुलर एक ही काम हो रहा है, बस कौन सा हो रहा है काम, वो हो रहा है पढ़ाने का। पढ़ा कौन रहे हैं, टीचर, और पढ़ा क्या रहे हैं, इंग्लिश, और पढ़ा क्या रहे हैं, क्लास में। ठीक है, तो अपने पास 4 सेंटेंस, इसके अंदर अपने पास 4 क्वेश्चन का आंसर आ गया। कौन पढ़ा रहे हैं, टीचर क्या कर रहे हैं, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, और टीचर कहां पढ़ा रहे हैं। ओके, टीचर कौन पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहे हैं, टीचर, टीचर क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, और टीचर कहां पढ़ा रहे हैं, इन द बैच। वेरी गुड, समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद आपका अगला सेट, वो है आपका ऑब्जेक्ट का। अब ऑब्जेक्ट का मुख्य काम क्या होता है, क्या बताता है ये, एक ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फर्क क्या पड़ जाएगा उसका। अगर मैं कहता हूं मोहन इज ईटिंग फूड, सेंटेंस पूरा हो गया, नहीं हो गया, पूरा पूरा हो गया सेंटेंस। और अगर मैं कहता हूं
मोहन इज ईटिंग, अब पूरा हो गया, अब पूरा हो गया बेटा, मोहन इज ईटिंग, तो फूड होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या पूरा हो गया ये, क्या अब पूरा हो गया सेंटेंस? इज इट कंप्लीट नाउ? देन व्हाट्स रिमेनिंग इन दिस वन, क्या बच रहा है इसमें? या बोथ वन ऑब्जेक्ट इज रिमेनिंग है ना, इट मींस इट इज नॉट हैविंग पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। तो खाना खा कर रहा है ये, तो इन द रूम, होम के साथ द होम कभी नहीं आता, इन रूम आएगा, द होम कभी नहीं आएगा, द रूम कभी नहीं आएगा। अच्छा देखिए, अब यहां पर ये चीज लिखी अपन ने, है ना, तो एक तो तुम्हारे पास ये चीज हुई और एक अपने पास ये चीज हो गई, ठीक है। तो इसे करते हैं अपन, इसको बोल देंगे अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको बोल देंगे अपन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आज समझ में, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो, अगर आप इसमें फूड इन द रूम नहीं लिखते, ठीक है, तो पहली चीज तो ये सेंटेंस पूरा भी नहीं हो जाता, है ना। पूरा नहीं होता तो डेफिनेट सी बात है, एक डेफिनेट मीनिंग भी नहीं देता, इसी तरह। तो इसका मतलब हो गया कि किसी भी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट का होना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। तो एक सेंटेंस के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्या देता है, एक किसी भी चीज को एक प्रॉपर एंडिंग दे रहा है, एक अच्छे सेंटेंस को एक प्रॉपर एंडिंग दे रहा है। वही लिख लेते हैं अपन, देखिए तो क्या लिखते हैं अपन, इट गिव्स प्रॉपर एंडिंग टू द सेंटेंस, ठीक है। अब इसमें आप ये बता सकते हैं, इस तरह से एग्जाम्पल बता सकते हैं, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब यहां तक कोई प्रॉब्लम बताइए, क्लियर ना? ओके, लेट्स मूव फर्दर। After that we will have parts of speech. पार्ट्स मतलब भाग, है ना। ऑफ मतलब के, स्पीच मतलब वाणी, मतलब बोलने के प्रकार। कोई भी चीज हम बोलते हैं उसके कौन से प्रकार हो सकते हैं, ये बात होगी ना। चलिए देखते हैं कौन हो सकते हैं। इसके अंदर वही प्रकार हैं जो आपने अब तक पढ़े हैं, जो आपने 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़े हैं ना, वही चीजें आएंगी इसमें। क्या क्या आ सकती है बताइए? अभी सभी को आपको एक्सप्लेन करना होगा, लेट्स सी। Preposition, then conjunction, then interjection. What answer? It can be seen and unseen, both. Okay. What is pronoun? What is pronoun? Those words which are used in place of noun, that is known as pronoun. What is verb? What is verb? Can we say action words? Can we say action words for verb? Action words. Can it be correct? Action words. सर बंद हो गया बस, नहीं ठीक है। Can you hear me? Can you hear me? Hello? आवाज नहीं आ रही। Okay, you can hear now. Okay. Yeah, I can hear you. I can. What is verb? Any action done by
anyone, that is known as verb. Okay now? And what is adverb? What is adverb? How can you specify here? How can you define verb? Adverb. Adverb is a हाँ ओके बोलो नहीं 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 बेटा इट इज रॉन्ग वर्ब इज अदर थिंग एडवर्ब इज अदर थिंग अगर मैं कहता हूं मैं तेज दौड़ता हूं दैट इज वर्ब ठीक है अगर मैं कहता हूं मैं तेजी से दौड़ता हूं दैट इज एडवर्ब ठीक है ही इज ए स्मार्ट बॉय ठीक है स्मार्ट क्या हुआ एडजेक्टिव हुआ वर्ब नहीं हुआ ही डज हिज वर्क स्मार्टली यहां जो वर्ड किया मैंने यूज स्मार्टली स्मार्टली वर्ड है आपका एडवर्ब ठीक है ये अंतर है दोनों में ये दोनों में अंतर है आप दोनों कॉमन मान लेते हैं और एडजेक्टिव और एडवर्ब में भी अंतर है एडजेक्टिव क्या होता है एनी वर्ड विच रिप्रेजेंट्स मेरिट और डीमेरिट ऑफ ए सेंटेंस या सब्जेक्ट दैट इज एडजेक्टिव एडवर्ब क्या होगा व्हेन यू आर एडिंग सम एक्स्ट्रा वर्ड्स इन वर्ब टू मेक इट मोर लाइव दैट इज नोन एज एडवर्ब ये दोनों में अंतर है ओके अब आप देखते हैं इसको इंडिविजुअलिटी को यहां तक क्लियर है ओके नाउ सी वन बाय वन लेट्स हैव नाउन इन द वेरी फर्स्ट व्हाट विल बी द डेफिनेशन इट इज अ name of a person, place, thing, any idea, or any expression. Yeah. मतलब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को आप क्या कहते हैं संज्ञा कहते हैं ठीक है एग्जाम्पल देखते हैं एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा आपको अगर मैं कहता हूं राम ठीक है तो राम कौन है एक लड़का है ठीक है 10th क्लास में पढ़ता है ठीक है इतना समझ में आ गया अब राम एक लड़का है 10th क्लास में पढ़ता है ठीक है और इंटेलिजेंट है ठीक है इंटेलिजेंट भी है और गोल्ड रिंग पहनता है ठीक है राम एक बॉय है 10th क्लास में पढ़ता है इंटेलिजेंट है और गोल्ड रिंग पहनता है ऐसा में तो ये क्या किया अपन ने यहां पर अपन ने क्या पढ़ लिया नाउन के काइंड भी पढ़ लिए साथ में देखिए सामने आप नाउन के साथ अपन ने नाउन तो पढ़ ही लिया साथ ही साथ नाउन के काइंड भी पढ़ लिया आपने फर्स्ट काइंड क्या होता है नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग ठीक है प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन पर्टिकुलर कास्ट को शो करे फिर पर्टिकुलर ग्रुप को शो करे फिर आइडियाज या फीलिंग्स को शो करे और फिर पर्टिकुलर या ओरिजिनल मेटेरियल को शो करे आया समझ में आ गया प्रॉपर कॉमन फिर कलेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन कोई प्रॉब्लम है इसमें इज इट क्लियर ओके नाउ सी द काइंड्स ऑफ नाउन व्हाट आर द काइंड्स ऑफ नाउन we can divide it in 5 different parts these are 5 parts first one is proper noun next is common then collective noun next is abstract noun and the final is material noun
यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब हिंदी को इसको इसी चीज हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। संज्ञा के प्रकार, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, हेलो, स्टिल नॉट वर्किंग, आई थिंक यू आर गेटिंग ना? कैन यू हियर मी? ओके, प्रॉपर नाउन मीन्स नेम ऑफ person, place, thing. Okay, common noun, particular group. Okay, correct noun, sorry, common noun, particular caste. Here particular group, next ideas, feelings and emotions. Okay na? And emotions, and then original metal, your original type of metal. This can be a definition also for the proper noun. Let's see, it is the name of person, place or thing. Clear? Common noun, it tells about particular caste. Corrective noun, it tells about particular group. Abstract noun, it tells about idea, feeling and emotions. And the last one, it tells about original type of metal. अब original type of metal का मतलब क्या हुआ? किसी भी धातु या पदार्थ की वास्तविक अवस्था। ओके, जैसे आपने देखा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में क्या आएगा? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये सब चीजें, ठीक है, या कुर्सी, टेबल, चेयर, पंखा, ये सब चीजें किसमें आएगी? प्रॉपर नाउन के अंदर। कॉमन नाउन क्या आएगा? कोई भी पर्टिकुलर कास्ट, जैसे कि स्टूडेंट हो सकता है, नर, नारी या पुरुष, और क्या हो सकता है? टीम, आर्मी, बुकेट, फ्लावर नहीं होगा, बुकेट होगा, सॉरी, हाँ फ्लावर आएगा इसमें। क्या क्या है इसमें? गर्ल, बॉय, मैन, वुमेन, फ्लावर और ट्री, स्टूडेंट, वेरी गुड, और डॉक्टर, प्राइम मिनिस्टर, टीचर, वेरी गुड, और एनिमल आ सकता है, ठीक है। कलेक्शन में क्या जाएगा? क्लास, आर्मी, ठीक है, टीम, बुकेट, जू आ सकता है, फ्लॉक, गैलेक्सी आ सकता है, और समझ में आ रहा है ना? ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या जाएगा? वो चीज जो आप महसूस कर सकते हैं, जैसे स्मार्ट, काइंड, ब्रेव, कोवर्ड, इंटेलिजेंट, है ना, होपफुल, होप भी इसमें होपफुल भी आ सकता है, और ऑनेस्ट आ सकता है, ओबीडियंट, स्वीट, सोर बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। लास्ट है अपना मटेरियल नाउन, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, है ना, वुड, वाटर, आयरन, डायमंड, ठीक है, एल्यूमिनियम आएगा, बिल्कुल आएगा। आज में यहां तक कोई डाउट है बेटा? ओके, लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? दोज वर्ड्स which are used in place of noun, ठीक है, मतलब वो शब्द जो कि आप नाउन के स्थान पे प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आपने लिखा राम इज ए बॉय,
ये तो हो गया आपका नाउन फॉर्म में। अब इसी को अपने को फॉर्म बनाना है प्रोनाउन में, तो क्या कर सकते हैं अपन, ही इज ए बॉय। ठीक है, मतलब मैं क्या किया, राम को आप ही भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ही का प्रयोग कहां करते हैं आप, पुल्लिंग के लिए, पुरुषों के लिए, लड़के के लिए। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट है? ओके, नेक्स्ट इज द वर्ब। अब देखें वर्ब क्या होता है, जिसे आप पढ़ते हैं क्रिया के रूप में। अब वर्ब को ये भी कह सकते हैं आप कि कोई काम हो रहा है, या फिर सिंपल डेफिनेशन इसकी, बहुत सिंपल, एक्शन वर्ड्स, बिल्कुल सिंपल, कहीं याद आपने को बस 2 शब्द पढ़ने हैं जिसमें आपका वर्ब क्लियर हो गया है ना। एक्शन वर्ड मतलब जिन कार्यों से किसी एक्शन का होना शो होता है उसे आप बोलते हैं एक्शन वर्ड्स। ठीक है, एक्शन मतलब क्रिया, कोई भी हरकत, उसे एक्शन बोलते हैं आप। तो एक्शन वर्ड्स क्या मतलब हो गया, वर्ब हो गया। या यूं भी कह सकते हैं आप, एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, ये भी हो सकता है आपका वर्ब। अब जैसे मैं लेता हूं, आस्क, प्ले, वॉच, ईट, डांस, ये सब क्या हो जाएंगी, वर्ब हो रही है, क्रिया हो रही है इनमें, इसलिए क्या कहलाएंगी, वर्ब्स कहलाएंगी। ठीक है, एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है, बताइए क्या होता है एडवर्ब? When you are adding something in what? In verb. It is known as adverb. देखिए, आवाज ले रहे चाहिए। हेलो, आवाज की प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को? आवाज की प्रॉब्लम आ रही। बीच में तो बच्चों के आ रहे थे क्वेश्चन, सब नहीं आ रहे। अब मैं तो 1 मिनट, मैं कंटिन्यू करूँ या रुकूं? हाँ कंटिन्यू करो, आ रही है। एडवर्ब क्या है, देखो, एडिंग ऑफ, एक बार पूछ लो बच्चों। हेलो, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है सभी? हाँ आवाज आ रही है बेटा? ओके, एडिंग ऑफ एक्स्ट्रा वर्ड्स in verb to make it effective। मतलब क्या हुआ इसका, कि आपने वर्ब के अंदर कुछ एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ दिए जिससे कि वो वर्ब और ज्यादा इफेक्टिव बन गई। जिसे आप कहते हैं he runs fast, या यूं कहें आप he runs फास्टली। अब दोनों में अंतर क्या आया, ये भी फास्ट है ये भी फास्ट है, दोनों में अंतर क्या आया, बस सेकंड सेंटेंस में हमने क्या किया, एल वाई जोड़ दिया। क्यों जोड़ा, क्योंकि हम उस सेंटेंस को और ज्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो जो आपने फर्स्ट लिखा है, फास्ट क्या है, ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, या वर्ब, और ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब। ये दोनों में अंतर आ गया, आया अंतर? ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट लिखा था अपन ने एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है, इसे आप हिंदी में कहते हैं विशेषण। विशेषण मतलब जो किसी की विशेषता बताए, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान की विशेषता बताने वाले शब्द को आप विशेषण बोल देते हैं। देखिए, इट tells merits and demerits of the subject या sentence। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं he is a tall fellow, वह एक लंबा व्यक्ति है, तो व्यक्ति की विशेषता क्या हो जाएगी, टॉल हो जाएगी। क्या कहलाएगा, ये एडजेक्टिव। ओके, आया समझ में?
जैसे आप कहते हैं अमिताभ बच्चन इज ए टॉल मैन, अमिताभ बच्चन एक लंबा व्यक्ति है, या एक टॉल एक्टर कहते हैं आप। सबको पता है अमिताभ बच्चन कितना लंबा है, पता है ना? तो उसके लिए कौन सी विशेषता है उसकी कि वो बहुत ज्यादा लंबा है, उसकी विशेषता है ना? प्रभु देवा इज ए नाइस डांसर, डांस अच्छा करता है ना प्रभु देवा, क्या बोलेंगे? नाइस डांसर। ठीक है, और देखते हैं आगे। नेक्स्ट पढ़ा था आपने कौन सा वर्ड? क्या पढ़ा था नेक्स्ट? नंबर 7, नंबर 6 क्या था? कनेक्टिव। क्या होता है कनेक्टिव? अब देखो कनेक्टिव बना किससे? कनेक्ट से। कनेक्ट का मतलब जोड़ना। कनेक्टिव क्या कहलाया? जोड़ने वाला। ठीक है, या दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं जोड़क, ये भी कहते हैं कई लोग। ठीक है, लेकिन कनेक्टिव के और नाम भी हैं। क्या हैं? इसे कंजक्शन भी देखते हैं आप, इसे आप ज्वाइनिंग वर्ड्स भी देखते हैं। कई जगह आपको ज्वाइनिंग वर्ड्स भी मिल सकता है, ये कई जगह आपको ये लिंकर्स के रूप में मिल सकता है, कई जगह आपको ये लिंकिंग डिवाइस के रूप में मिल सकता है, या लिंकिंग वर्ड्स के रूप में मिल सकता है, कई जगह आपको ये कनेक्टर के रूप में मिल सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? सभी एक ही के वर्ड हैं, एक ही वर्ड का नाम है अलग है। इसके क्या है? ये कॉमन वर्ड्स हैं, कॉमन नेम्स है इसके। तो कहीं जगह इसको आप कनेक्टिव बोल सकते हैं, कंजक्शन बोल सकते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स बोल सकते हैं, लिंकर्स बोल सकते हैं, लिंकर डिवाइसेस बोल सकते हैं, या फिर आप कनेक्टर भी बोल सकते हैं। आ रहा समझ में? समझ में आ रहा है? ओके, अब इसकी देखते हैं डेफिनेशन में क्या है। डेफिनेशन ये those words, phrases, sentences or group of words which joins others to make it effective। जैसे मैं कहता हूं राम इज ए बॉय, ओके, तो मैं कहता हूं श्याम इज ए बॉय। इस तरह से आप कहता आता ही एग्जाम में। अब मैंने यहां वर्ड दे दिया आपको, कौन सा जोड़ना है आपको? बोथ एंड से। ओके, देखिए अब राम और श्याम तो दोनों एक के लिए आ रहा है ना, दोनों यही क्या है? किसका नाम है? बॉय के नाम है। क्या करेंगे आप? बोथ का यूज क्या करेंगे? फर्स्ट नाउन से पहले, फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले। जैसे बोथ राम एंड श्याम। ठीक है, अब इज नहीं आएगा, क्यों आएगा? आर आएगा, है ना? क्या बन जाएगा? वॉइस हो जाएगा, क्योंकि दो हो गए ना, तो इसलिए क्या देंगे? वॉइस हो जाएगा और इसकी जगह आर हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम आ रही इसमें? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? ओके, आगे देखिए नंबर 7 क्या था अपना? प्रीपोजिशन। भूल जाते हो? देखिए प्रीपोजिशन कैसे सेट करता है? जैसे बोर्ड मिटाने से पहले उनसे बोल दिया करो कि स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा, तो वो उनके पास हो जाएगा। ओके, ठीक है।
प्रीपोजिशन मतलब क्या होता है? देखो प्रीपोजिशन बना है दो चीजों से मिलके, कोई पढ़े प्री प्लस पोजिशन, है ना? प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब अवस्था, ठीक है? मतलब किसी भी कंडीशन से पहले यूज हो उसे बोल देंगे प्रीपोजिशन, ठीक है? अब क्या बताता है ये? इट डिसाइड्स या शोज द रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे देखिए, अगर आप कहते हैं ही एग्जाम्पल देखते हैं यहां पर, द बॉक्स इज on the table, okay? The fan is over my head, ठीक है? The sky is above us। अब इसमें मैंने तीन अलग अलग क्या यूज किए हैं? क्या यूज किए हैं? प्रीपोजिशंस। ऑन किया है, ओवर किया है, अबव किया है, ठीक है? अब तीनों में अंतर क्या है? तो देखो सर, तीनों में अंतर क्या आया? द बॉक्स इज ऑन द टेबल। ऑन का यूज क्यों किया? क्योंकि अपने पास जैसे ये रखा है डस्टर, डस्टर का रखा हुआ है स्टैंड के ऊपर, तो इसे मैं इजीली इसको मैं इजीली छू सकता हूं ना। तो ऑन का प्रयोग कहां करते हैं आप? उन चीजों के लिए जिन्हें कि आप आसानी से छू सकते हैं, ठीक है? फिर द फैन इज ओवर माई हेड, फैन मेरे सिर के ऊपर है, तो छू सकता हूं उसे? मैं नहीं छू सकता। लेकिन अगर मैं कुछ ऑप्शन लूं, टेबल लगा दूं या चेयर लगा दूं, तो मैं इसको छू लूंगा, ठीक है? तो ओवर का यूज कहां करते हैं आप? उस जगह पर जहां पर कि आप कुछ प्रयासों के बाद किसी डेफिनेट ऑब्जेक्ट को छू लेते हैं, आपके रीच में पहुंच जाता है, आपकी पहुंच पे आ जाता है, उसे वहां यूज करते हैं आप ओवर का। अबव का यूज आप वहां करते हैं जहां पर कि आप अधिक प्रयासों के बाद भी उस डेफिनेट ऑब्जेक्ट को छू नहीं पाते हैं, वहां यूज करते हैं आप इसका अबव का। ये तीनों में अंतर है और यही चीज आपके प्रीपोजिशन कहलाती है, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। ले लिया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब जो भी टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं मैं, उनका स्क्रीनशॉट लेते रहना आप लोग, ठीक है? कर लिया क्लिक? हेलो, ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना आप रेगुलर? ठीक है, आगे देखिए। प्रीपोजिशन के बाद नेक्स्ट क्या था आपके पास? 7 हो गया ना भाई? लास्ट तक बस इंटरजेक्शन, ठीक है? अब इंटरजेक्शन बताएगी मनीषा, ठीक है? ये आप बताना मनीषा, ठीक है? बताना आप। मान लीजिए आज इंग्लिश की क्लास रात में 10 बजे खत्म हुई। कितने बजे खत्म हुई? 10 बजे। सब बच्चे घर गए, आप लोग भी गए। अब आप रुक गए, आपके साथ एक फ्रेंड रुक गई, ठीक है? अब फ्रेंड रुक गई तो क्या किया कि हम लेट चलेंगे आराम से, कि सर की क्लास अटेंड करनी, सर की क्लास इंटरेस्टिंग है और आराम चलेंगे अपन। तो आप लोग आराम से गए, 10 की जगह आपको 10:15 साढ़े 10 बजे किया। सर्दी का टाइम था, अंधेरा जल्दी हो गया और तकरीबन सब लोग 80-90% लोग अपने घरों में पहुंच गए अंदर, कोई घर के बाहर भी नहीं था, सब अंदर पहुंच गए। अब मनीषा और आप की सखी सहेली जा रहे हैं रात में बिल्कुल अकेले, और किस्मत की बात है कि लाइट्स भी नहीं आ रही है, तो बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, रोड बिल्कुल सुनसान हो रहा है। आप जा रहे हो, आप चुपचाप चुपचाप। थोड़ी देर बाद आपकी फ्रेंड का घर आ गया, आपकी फ्रेंड गई घर पे, आप रह गए अकेले, और आपका डिस्टेंस है थोड़ा सा तकरीबन आधा किलोमीटर दूर घर उससे। आप जा रहे हो अकेले अकेले, तभी आपको पीछे से आवाज़ आती है कुछ किसी के चलने की, ठीक है? आवाज़ आ रही मेरी?
हेलो हेलो। ओके, अब आप जा रहे हो अकेले, मनीषा धीरे धीरे चल रहे हो आप, आपको डर भी लग रहा है, रात भी दे रही है, पीछे कोई है भी हो भी सकता है, आवाज आ रही है आपको। अब आप चलते जा रहे हो, जैसे आपने स्पीड थोड़ी तेज की, आपको डर लगा, स्पीड तेज की, तो वो जो पीछे से चल रहा है आपके, वो भी तेज हो गया, आप और तेज हुए, वो भी तेज हो गया, फिर आप भागने लग गए, वो भी भागने लग गया। अब भागते भागते आप थोड़ा और तेज हुए, और जो पीछे भाग रहा था वो कूद गया आपके कंधे पे, आ गया आगे कंधे पे। फिर मनीषा क्या बोलेगी? मनीषा के मुंह से क्या निकलेगा फिर? हे राम, उफ, वही, ये निकलेगा ना। तो ये जो शब्द है जो आपके मुंह से अचानक निकले, ये शब्द कहलाते हैं आपके इंटरजेक्शन। क्लियर? अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। दोज वर्ड्स which shows sudden feelings of joy, wonder, surprise, remorse और सैडनेस। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे आप बोलते हैं वाओ, बोलते हैं वाओ, हुर्रा, नहीं समझिए, और उप्स, बोलते हैं उप्स, और चुप करते रहते, चुप हो जाओ, और क्या बोल सकते हैं? अलास। अलास कब बोलते हैं? जब कोई फ्री हो जाता है, समझते नहीं हो ना? ठीक है, कोई एक्सपायर हो गया, क्या बोलते हैं? अलास ही इज डेड। कितनी दुख की बात है, वो फ्री हो गया, बोलते हैं ना। ओके, यहां तक क्लियर है बेटा? इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको? स्क्रीनशॉट ले लिया? ले लो स्क्रीनशॉट भी इसका, हो गया? हाँ, रेगुलर ले लो ना स्क्रीनशॉट। अब तो जो क्लास चल रही है ना आपकी, जो मैं लिखा हूं बोर्ड पे, सबका रेगुलर स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है? यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नो ना? ओके, आगे देखते हैं। ये आपके पार्ट स्पीच खत्म हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं आप, टेंस। टेंस मतलब टेंशन है ना? टेंस का मतलब क्या होता है? टेंशन। टेंस बहुत टिपिकल है क्या? इज टेंस टिपिकल और नॉट? टिपिकल है? हेलो, टेंस टिपिकल है या इजी है? टेंस इज वेरी इजी। लेट्स सी कैसे है, देखते हैं। ये बन गई टेंस की टेबल, ये देखो, ये आगे हो गई टेंस की टेबल कंप्लीट। बन गई? कैसे बनेगी? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसके बाद इंडेफिनेट या सिंपल, उसके बाद कंटिन्यूअस या क्या बोलते हैं इसको, और कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव बोलते हैं। फिर परफेक्ट, और उसके बाद लास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा ना बेटा, भूल जाते हो? क्या आएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस।
ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं वो चीजें जो कॉमन आती है, सब्जेक्ट सब में आता ही है ना, बीच में वर्ब आ जाएगी और लास्ट में अपना ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, बीच में आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद आईएनजी लगा देंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देंगे, है ना। और फिर क्या करेंगे, स्टार्टिंग सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगा देंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा देंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे। ऐसे इसमें कर देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, उसके बाद बीन जोड़ देंगे, बीन के बाद फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सेंस फॉर्म, उसके बाद टाइम, कौन सा, पीरियड, और एंड में टाइम पॉइंट। ठीक है, अब चलते हैं यहां पर, जब प्रेजेंट सिंपल पढ़ेंगे क्या हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं प्रोग्रेसिव में या कंटिन्यूअस में, तो सब्जेक्ट इजमार, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, जैसे ही ईट्स फूड, ही इज ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, यू आर ईटिंग फूड, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट के साथ हैज हैव, है ना, तो ही हैज टेकन फूड, आई हैव टेकन फूड, ये आपका हैज हैव जुड़ गया। अब परफेक्ट कंडीशन चलते हैं, तो यहां भी अपन यही करते हैं, हैज हैव इसी के लेवल करते हैं नीचे, तो क्या हो जाएगा, he has been watching TV since morning और I have been asking question for 2 minutes। ऐसा में देखते हैं आगे। अब चलते हैं पास्ट टेंस में, सब्जेक्ट के साथ क्या जाएगा, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, तो he wrote letter, he ate food, है ना। अब चलते हैं कंटिन्यूअस में या प्रोग्रेसिव में, तो सब्जेक्ट के साथ क्या आ जाएगा, was पर आ जाएगा, क्योंकि काम हो रहा था, यहाँ काम हो रहा है, यहाँ काम हो रहा था। ठीक है, मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा था, तुम कक्षा में पढ़ रहे हो, तुम कक्षा में पढ़ रहे थे, मैं कक्षा में पढ़ा रहा हूं, मैं कक्षा में पढ़ा रहा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज टीचिंग इन द क्लास, यू वर हैविंग क्लास। ठीक है, और चलते हैं आगे, अब यहां जोड़ देंगे अपन हेड का प्रयोग। अब हेड का प्रयोग क्या करेंगे, आप देंगे कॉमन, कहां पर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल होगा तब। यहां क्या किया था आपने, ही था आपके पास किसके साथ, सिंगुलर के साथ, आर था प्लूरल के साथ और एम था आई के साथ। यहां था अपने पास वॉज किसके साथ, सिंगुलर के साथ, और वर था आपके पास प्लूरल के साथ। यहां क्या था, हैज़ में भी ये चीज थी, बस हैज था सिंगुलर के साथ, हैव था प्लूरल के साथ। हेड जो लिखा अपन ने, हेड लिख दिया अपन ने कॉमन, सिंगुलर में वही है, प्लूरल में भी वही है। देखिए कैसे, he had taken food, I had taken food। अब चलते हैं आप कंटिन्यूअस में, वहां भी ये कर देंगे आप had, जैसे he had been watching TV since morning या I had been writing letter for a minute। फिर चलते हैं आप फ्यूचर सिंपल में, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के साथ क्या रहेगा, will और shall, और फॉर्म कौन सी आएगी वर्ब की, पहली, जैसे I will speak English, you will speak English। आई के साथ will आएगा, shall आएगा, shall आएगा, और नहीं आई और बी के साथ shall आएगा, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ will आएगा। जैसे I shall watch TV, I shall watch TV, we shall ask question। फिर he will, she will, they will या कोई सा भी है सब्जेक्ट, सभी के साथ will जोड़ देना। केवल आई और बी का ध्यान रखना, वहां शेल जोड़ देना। ठीक है, जैसे ही विल आस्क क्वेश्चन, आई शेल आस्क यू। ठीक है, फिर चलते हैं कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के साथ क्या आ जाएगा, विल शेल के साथ बी के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जैसे ही विल बी लर्निंग इंग्लिश, I shall be watching TV, हो सकता है। फिर चलते हैं आप किसमें, कंटिन्यूअस में, क्या जोड़ देंगे, will shall के साथ बी जुड़ गया,
अब चलते हैं परफेक्ट में। परफेक्ट में क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ क्या जोड़ देंगे, विल शैल के साथ हैव, और सेंटेंस कैसे बनाओगे, ही विल प्ले क्रिकेट, आई शैल ड्रिंक कॉफी। ठीक है, ही विल प्ले चेस, आई शैल ड्रिंक कॉफी, शी विल, ही विल, दे विल, सब में विल आ जाएगा, क्रिकेटर विल, फादर विल, मदर विल, सब में विल। आई शैल, वी शैल, ये ध्यान रखो, आई शैल, वी शैल, आई शैल, वी शैल, बस, बाकी सब में विल, ध्यान रहेगा। ओके, अब देखिए आप परफेक्ट कंटीन्यूअस में, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करते हैं तो क्या आएगा, विल शैल के साथ हैव आएगा, बीन आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा, आईएनजी आएगा, और ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस फॉर आएगा, और टाइम आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, और इस टेबल को पढ़ना, बनाना, सीखना तीनों आसान है, काफी आसान है। देखिए, सब्जेक्ट विल शैल, हैव, बीन, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, और टाइम। टाइम में भी कौन से, टाइम पीरियड और टाइम पॉइंट। अब वो क्यों आया, क्योंकि आपके पास दो अलग अलग वर्ड है, एक सिंस है, एक फॉर है। सिंस के साथ टाइम पीरियड आ जाएगा और फॉर के साथ टाइम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, जैसे आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर अ मिनट, he will have been asking questions since morning। ठीक है, तो क्या किया मैंने, एक जगह मैं यूज कर रहा हूं सिंस का, एक जगह कर रहा हूं फॉर का, लेकिन ये तो बताना चाहिए सिंस का यूज और फॉर का यूज कहां करते हैं। मैंने सिंस का यूज कर रहे हो आप उन शब्दों के लिए या उस समय के लिए जो कि निश्चित होता है, फॉर का यूज करते हैं आप उस समय के लिए जो कि अनिश्चित होता है। जैसे कि फॉर का यूज याद कर लो ताकि सिंस का यूज अपने आप याद हो जाएगा। फॉर यूज करते हैं आप छोटी इकाइयों में, जैसे सेकेंड, मिनट, आवर, मंथ, डे, वीक, ईयर। ओके, 7 याद रहेंगे, याद करो, डे, वीक, मंथ, ईयर, सेकेंड, मिनट, आवर। ओके 7, हो गए ना। अब बाकी जो भी बचेंगे उन सब के साथ जोड़ देना आप सिंस। है पढ़ना आसान, है इंग्लिश आसान, है ना आसान, कर सकते हो केवल, कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम बेटा, कोई क्वेरी, किसी जगह कोई प्रॉब्लम आई हो रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग किसी वर्ड में, या कोई ऐसी चीज जो आपके दिमाग में आ रही है पूछना चाहते हो, पूछ सकते हो। ओके